नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान कल शनिवार 1 जून को खत्म हो चुका है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस ने काउंटिंग के एक नियम को लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने वोटों की काउंटिंग के दौरान सहायक रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पर उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को बैठने की इजाजत नहीं देने के नए नियम पर सवाल उठाया है। अजय माकन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पहली बार उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को एआरओ टेबल पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। मैंने अब तक 9 लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर ये बात सच है तो फिर ये ईवीएम में कथित छेड़छाड़ से भी ज्यादा बड़ी चीज है। मैं हर उम्मीदवार के लिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग जल्द ही इसे ठीक करेगा। कांग्रेस नेता अजय माकन के उठाए गए सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। माकन के ट्वीट का जवाब देते हुए चुनाव अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर जाने की अनुमति है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय माकन ने आगे लिखा कि इस अत्यंत आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में आपके रिटर्निंग ऑफिसर आज सुबह तक इनकार की मुद्रा में थे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस चुनाव में हम तीसरी बार चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। पहला मुद्दा पोस्टल बैलेट, जो कि एक जानी मानी प्रक्रिया है। पोस्टल बैलेट परिणाम में निर्णायक साबित होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग का एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले ली जाएगी। लेकिन हमारी शिकायत थी कि चुनाव आयोग ने 2019 की गाइडलाइन से इसे हटा दिया है। इसका परिणाम ये है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए, उसके बाद अंत तक भी पोस्टल बैलेट की गिनती की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। सिंघवी ने कहा कि यह आवश्यक है कि पोस्टल बैलेट जो निर्णायक साबित होता है उसकी गिनती पहले की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरेंडर करने से पहले एग्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कल सामने आ गए हैं। ये सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को 33 सीटें दी थीं, जबकि वहां केवल 25 सीटें हैं। केजरीवाल ने कहा कि असली मुद्दा ये है कि उन्हें मतगणना के दिन से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल क्यों करना पड़ा। इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। उनमें से एक ये है कि वे मशीनों यानी ईवीएम में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। 21 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। उनके सरेंडर करने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र की नींव है और लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत दी थी। केजरीवाल ने न्यायालय और संविधान का सम्मान करते हुए निर्धारित तारीख को सरेंडर किया है। आतिशी ने कहा कि ये बात सही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका कीटोन लेवल काफ़ी अधिक है। उनका वजन 6 किलो घट गया है, लेकिन पार्टी का कोई नेता जेल जाने से नहीं डरता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने पाया कि ईडी ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था और चूंकि सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं, इसलिए यह आवेदन लंबित था। लेकिन आज उनके आत्मसमर्पण के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज ने आवेदन स्वीकार कर लिया और संबंधित न्यायिक अधिकारी ने उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि एग्जिट पोल के अनुमानों से मैं सहमत नहीं हूं। जो सर्वे किए गए हैं उनमें सिर्फ 5 से 7 हज़ार लोगों का सैंपल साइज लिया गया है, जबकि कम से कम 50,000 लोगों का सैंपल साइज होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हमने 130 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। मीडिया कांग्रेस को 80 से 90 सीटें दे रहा था, लेकिन मैं 136 पर बहुत दृढ़ था, इसलिए मैंने एक अलग सर्वेक्षण किया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर आगे कहा कि मैं इस नंबर के साथ सहमत नहीं हूं। मेरे 40 साल के अनुभव के मुताबिक हमने बेहतर परफॉर्म किया है।
डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में मोदी की कोई लहर नहीं थी। हमने जो वादे किए थे वो हम पूरा करने में कामयाब रहे हैं और कर्नाटक के लोग हमसे खुश हैं। कर्नाटक के लोगों पर हमें पूरा विश्वास है और हम कर्नाटक में दहाई का आंकड़ा पार करने में ज़रूर कामयाब होंगे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में से महज एक सीट पर ही जीत मिली थी। एग्जिट पोल पर मौजूदा कांग्रेस सांसद और बरहामपुर से पार्टी उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ भी हो सकता है। मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मतदान किया है और उसके मद्देनज़र मोदी जी और उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जनता ने मोदी जी को बाहर करने के लिए मतदान किया है। हिंदुस्तान के आम लोगों की राय एक दूसरा बयान देती है, जो है इस बार मोदी सत्ता से बाहर। कल शनिवार 1 जून को सामने आए कई एग्जिट पोल्स में एनडीए की बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनती दिखाई गई है, जिसके बाद से बीजेपी के खेमे में खुशी तो आई है, लेकिन बीजेपी के उन नेताओं के लिए इस पोल में अच्छी खबर नहीं है जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। इस एग्जिट पोल के बावजूद भी कई ऐसी हॉट सीट हैं जहां बीजेपी को मात मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट की, जहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बशीरहाट सीट पर बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को मैदान में उतारा है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को टीएमसी उम्मीदवार हाजी नुरुल इस्लाम से हार मिल सकती है। इसके अलावा बात करें अमरावती लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को भी हार का सामना करना पड़ सकता है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में नवनीत राणा को कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत बसवंत वानखेड़े से हार मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई को डीएमके नेता पी गणपति राजकुमार से हार का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि के अन्नामलाई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बात करें चंडीगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इन सीटों के अलावा चुनाव के दौरान काफ़ी सुर्खियों में रही हैदराबाद लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट हैदराबाद से जीत दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने यहां से माधवी लता को मैदान में उतारा है। दिल्ली जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। आतिशी ने इस पत्र में 1 महीने की अवधि के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया। इसके अलावा आतिशी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि गर्मी की वजह से पानी की मांग बढ़ गई है और दूसरी तरफ यमुना में जल स्तर कम हो गया है, जिसके कारण पानी का उत्पादन भी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल वजीराबाद तालाब में 6074.5 फीट पानी था। इतने अनुरोधों के बावजूद केवल 6071 फीट पानी छोड़ा गया। अब ऐसे में वजीराबाद बैराज में पानी के कम स्तर के कारण सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित हो रहे हैं। आप नेता ने बताया कि हमने हरियाणा और यूपी सरकार से अधिक पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। देश में हुए 2024 लोकसभा चुनावों के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए गए हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। वैसे तो सभी चुनावी नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन इन दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल आज 2 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 जून को घोषित होंगे। और अब सामने आ रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। पहले बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां भाजपा ने 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी को 5, एनसीपी 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2, कांग्रेस 1 और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है।
अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को मिले बहुमत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश, इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। हमारी पार्टी राज्य के विकास के लिए और भी अधिक जोश के साथ काम करती रहेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए आगे कहा कि मैं विधानसभा चुनाव के दौरान अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। यह सराहनीय है कि वे किस तरह पूरे राज्य में और लोगों से जुड़े। अब बात करें सिक्किम की, तो यहाँ की 32 विधानसभा सीटों में से एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। वहीं एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में गई है। एसकेएम की जीत का श्रेय पार्टी प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने पार्टी कैडरों की कड़ी मेहनत और उनकी सरकार में विश्वास करने वाले लोगों को दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सिक्किम विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रेम सिंह तमांग थोड़ी देर में राजभवन जाने वाले हैं, जहां वह सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल जयराम रमेश ने कल शनिवार 1 जून को आरोप लगाया था। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टर से बात की है और उन्हें धमकाया भी है। अब एक्स पर जारी उनके इसी सार्वजनिक बयान के लिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से तथ्यात्मक जानकारी और विवरण मांगा है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को आज शाम 7 बजे तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मोदी मीडिया का पोल है। दरअसल पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से एग्जिट पोल्स पर सवाल किया तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका नाम एग्जिट पोल्स नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, उनकी फैंटेसी का पोल है। इसके अलावा पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से आगे पूछा कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं, तो इस पर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के एक गाने की याद दिलाते हुए कहा कि आपने सिद्धू मूसेवाला का 295 सॉन्ग सुना है। बता दें कि दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला ने 295 टाइटल से एक सॉन्ग रिलीज किया था। उसी से अपना जवाब जोड़ते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आ रही हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होगी। सिंह ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बात एक एग्जिट पोल की नहीं है, सारे के सारे एग्जिट पोल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि बहुत बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार गोंडा से सांसद बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया था। सिंह महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त हैं। वहीं पार्टी ने गोंडा से बृजभूषण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सामने आ रहे एग्जिट पोल्स पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। अखिलेश ने कहा कि आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपा ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जन आक्रोश भी चरम पर है। अखिलेश यादव ने आगे चुनावी अधिकारियों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। सपा प्रमुख ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी
ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।